हेलो बच्चों, क्या आपको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देखते ही डर लगता है या फिर आप न्यूमेरिकल में लिखी हुई वैल्यू को पहचान ही नहीं पाते हो कि किस क्वांटिटी की वैल्यू आपको दी हुई है। यदि ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपके अंदर से न्यूमेरिकल का डर बिल्कुल ही समाप्त कर दूंगा। अगर आपने अभी तक एक भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया है तो घबराइए मत, अब आप भी न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करना सीखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी से ही बन के आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर आप कोई और बुक निकाल रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। ठीक, आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, जितने भी सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही सॉल्व करिएगा। ठीक, सेकंड बात, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अदर एग्ज़ाम में, जैसा अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो या नीट वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो इनमें भी भाई साहब जम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये या तो फिर एनसीईआरटी के डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर इनके कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के न्यूमेरिकल पोर्शन यानी आंकिक प्रश्न कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे बच्चों आपको न्यूमेरिकल समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइएगा प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबी परिनालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। उसके अंदर 2 सेमी स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो होता है पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही होता है। आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा और जितना अच्छे से समझ कर पढ़ोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। पहला पॉइंट तो ये है सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक, दूसरा ये है कि आपको लगभग सभी क्वांटिटियों के मात्रक याद होने चाहिए। ठीक, कि कौन सी क्वांटिटी का मात्रक क्या होता है। जैसे धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऐसे ही ये सारे के सारे तुम्हें मात्रक याद होने चाहिए, आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा न्यूमेरिकल को समझना। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें कहा कि 21 सेंटीमीटर लंबाई, तो देखो से 21 सेंटीमीटर का मतलब उसने एल की वैल्यू दी है मेरे बच्चों 1 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो हम कर देते हैं 100 से भाग, तो 100 से भाग करेंगे तो अब ये आ जाएगा मीटर में। और 100 से देखो इसमें कितनी जीरो है, नीचे 2 जीरो, ऊपर नंबर कितना है 1, तो इससे पहले तो मैं 1 जीरो लगा ही सकता हूँ। अब 2 जीरो हैं, ऊपर 2 नंबर बन गए तो दोनों से पहले पॉइंट लगा देंगे 0, 1। अब ये क्या आ गया मीटर में। आई होप इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा उसने कहा कि इसमें 15 फेरे हैं। कितने फेरे मेरे बच्चों, 15 फेरे। तो एन की वैल्यू दे रखी है 15, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। ठीक, अब उसके अंदर 2 सेमी स्क्वायर का एक छोटा सा लूप है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे यहाँ पर दिया है तो ये मात्रक होता है किसका बच्चों, ए का, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 2 सेमी स्क्वायर। अब जैसे कि देखो हम लंबाई हो या फिर क्षेत्रफल हो या फिर आयतन हो, सबकी वैल्यू मीटर में रखते हैं और यहाँ पर इसने किस में दी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो देखो सेंटीमीटर का मतलब, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 से भाग करी थी और 100 का मतलब 10 की पावर 2 भी तो होता है, और 10 की पावर 2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर होकर जाएंगी माइनस की, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। क्लियर।
अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है इसका, यहाँ पर क्या है इसका बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर तो घात 2 और हो जाएंगी और मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। या आपको अगर डायरेक्ट पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो उसने डेल्टा टी की वैल्यू दी है कितनी, डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और उसने कहा कि जो धारा की वैल्यू हो वो चेंज हो गई, यानी डेल्टा आई अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो देखो पहले कितनी थी, पहले थी 2 एम्पियर, उसके बाद कितनी हो गई, उसके बाद हो गई 4 एम्पियर। ठीक है, तो चेंज किसी भी चीज़ में हम कैसे निकाल लेंगे, जितना बाद में हो उसमें से पहली वाली वैल्यू घटा देंगे। तो यानी यहाँ पर अगर हम 4 माइनस कितना कर दें 2, 4 माइनस कितना कर दें 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का चेंज आया उसमें। ठीक, तो उसने पूछा हमसे कि इसका ई बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं ई से। तो ई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ई बराबर होता है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है हमारे पास प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। ठीक, लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि यहाँ हमें डेल्टा फाई की वैल्यू दे नहीं रखी उसने। ठीक है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हमको पता है क्योंकि फाई बराबर होता है बी ए, फाई बराबर क्या होता है बच्चों बी ए। अब अगर हम यहाँ से इसकी जगह पर फाई की जगह पर बी ए रख दें तो ई किसके बराबर आ जाएगा बच्चों एन डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, देखो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, अब बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र और ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो जो हमने परिनालिका ले ली तो हमने उसका एक क्षेत्रफल फिक्स कर दिया होगा भाई, अगर हम परिनालिका ले रहे हैं इस तरीके से कोई परिनालिका, ठीक, तो जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा, जैसे ए क्षेत्रफल है इसका, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये कोई घटने बढ़ने का नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो चेंज हो सकता है वो किस में हो सकता है बी में। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ना तो उसने यहाँ पर ए की वैल्यू दी, सॉरी ए की वैल्यू तो दी हुई है यहाँ पर उसने। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसने ए की वैल्यू तो दी हुई है, एन की वैल्यू हमारे पास है, बस किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास यहाँ डेल्टा बी की वैल्यू नहीं है। जो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा बी है वो परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। ठीक है, डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब देखो अगर परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय मतलब अगर हमको ई निकालना है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो हमें डेल्टा बी की वैल्यू का पता होना चाहिए, और डेल्टा बी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, और डेल्टा बी की वैल्यू निकालेंगे हम, डेल्टा बी बराबर क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। देखो परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब यहाँ आई की जगह पर आप डेल्टा आई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब धारा में क्या हो रहा होगा परिवर्तन। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, और एन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 15, और गुणा आई डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और बटे में एल की वैल्यू हो 0.01, 0.01। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 की 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, और 60 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दूनी 120। ठीक, और 2 जीरो ये वाली, और गुणा में आ जाएगा 10 की पावर -7, और बटे में एक से तो भाग देने पर जिस भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 3 जीरो हो तो 3 पावर क्या हो जाएंगी कम, तो ये हमारे पास आ जाए, और सॉरी एक पाई और बच रहा है अभी यहाँ पर, तो ये पाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12 पाई गुणा 10 की पावर माइनस, अब देखो 3 जीरो कम करेंगे तो कितना पावर बचेगा इधर 10 की पावर -4, मात्रक होगा इसका वेबर पर
मीटर स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परिनालिका, देखो ये हमने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ये भी परिनालिका की अक्ष पर निकाला है, और जो इधर वैद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वो भी परिनालिका के अंदर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर फेरों की संख्या, देखो अगर हमने डेल्टा बी निकालने के लिए फेरों की संख्या ली है, तो यहाँ ई निकालने के लिए फिर फेरों की संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि परिनालिका तो एक ही है। और अगर उस परिनालिका के फेरों की संख्या का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है डेल्टा बी में, तो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ई बराबर, देखो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि हमने एन की वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली है 15, तो अब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, गुणा डेल्टा बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 12 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 4। क्लियर? और बटे में डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू हो 0.1। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यार 1 0 बढ़ जाएगी ऊपर, तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 दूनी 24, और 24 के 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। ठीक, और 4 और 4 पावर हो जाएंगी, और एक पाई है यहाँ पर, और गुणा 10 की पावर में आ जाएगी माइनस के 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और 1 0 से एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ई बराबर 12 नहीं 24 है, सॉरी, कितना आ जाएगा 24, और पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम 3.14, और गुणा 10 की पावर एक पावर कम हो जाएंगी तो बच जाएंगी कितनी माइनस के 7। तो ई बराबर देखो, अब 24 की इससे गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 7, देखो हमारे पास आंसर आएगा 75.4, और गुणा 10 की पावर माइनस के 7। अब देखो इस पॉइंट को एक अंक इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ई बराबर आ जाएगा बच्चों 7.5, 4 गुणा 10 की पावर, और पॉइंट एक अंक इधर गया है तो पावर एक प्लस की बढ़ेगी, और प्लस की पावर बढ़ेगी तो यहाँ से माइनस की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक, 7.54 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। या आप इसको यहाँ पर नेगलेक्ट भी कर सकते हो, जो 4 है तो ये आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा हो गया आंसर। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकता है, मैं और अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने कहा कि एक आयताकार लूप है जिसकी भुजाएं 8 सेमी और 2 सेमी हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबित 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेमी पर सेकंड है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल कितना होगा जबकि लूप की गति अभिलंबित हो। नंबर ए पॉइंट में कह रहा है कि लूप की लंबी भुजा के, और बी पॉइंट में बोल रहा है कि लूप की छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, और हमसे समय भी पूछ रहा है। ठीक, तो जो हमारी लूप है उसकी लंबी भुजा की जो लंबाई दे रखी है ना हमको, वो कितनी दी हुई है, लंबी भुजा की लंबाई दी हुई है L1 की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया लंबी भुजा, लंबी भुजा। ठीक है, बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 8 के बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 100 से भाग करेंगे तो 0.08 मीटर। क्लियर? अब देखो जो छोटी भुजा है वो कितनी दी है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा L2 की वैल्यू दी है बच्चों 2 सेंटीमीटर इसमें, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/100, और सॉरी सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिख दिया गलती से,
यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, ठीक है। तो ये अब किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक। तो बराबर इसको भी हम लिख सकते हैं 0.02 मीटर। क्लियर। अब और आगे इसमें देखो, इसने कहा कि 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू दी है आपको, वो दी है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, ठीक। और यहाँ पर उसने आगे कहा है कि जो इसका वेग है, जो वेग है वो कितना दिया है, 1 सेमी पर सेकंड। तो देखो 1 सेमी पर सेकंड। अब सेमी को फिर मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड, 0.01 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट में उसने कहा कि यदि लूप की जो लंबी भुजा है, जो लूप की गति है वो उसकी लंबी भुजा के क्या है, लंबवत है, ठीक। तो अगर लंबी भुजा के लंबवत है, तब हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का फॉर्मूला पढ़ा है, VB_L साइन थीटा। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, अभिलंबत है, इसलिए अभिलंबत है तो लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू हम लेते हैं 90, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ L की जगह पर लेंगे L1, क्योंकि लंबी भुजा की लंबाई हमने माननी है कितनी, L1, ठीक। तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा V की वैल्यू कितनी है, 0.01, और B की वैल्यू कितनी है बच्चों, B की वैल्यू दी है 0.3 गुणा L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ 0.08 यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी नीचे 1 जीरो बढ़ेगी, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो 8 ऊपर बचा 3 और 8 और 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 की 8 से गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, ठीक है। और गुणा देखो 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। और ये 10 की पावर अगर ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी माइनस के, ठीक। वोल्ट हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। या फिर अब देखो, मैं अगर यहाँ से पॉइंट लगा दूँ इन दोनों अंक से पहले, तो 0 पॉइंट ये क्या लिखा जाएगा, 2 4 और गुणा, और पॉइंट 2 नंबर इधर गया है चलकर, तो 2 नंबर इधर गया तो 10 की पावर माइनस के कितनी बचेंगी यहाँ पर, 3, ठीक है। प्लस की पावर बढ़ जाएंगी तो इतने वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम माइनस की 3 पावर को हटाएं तो इसको हम बोल सकते हैं कि 0.24, और 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं मिली वोल्ट, ठीक। ये हमारा ये पॉइंट का आंसर हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट और सॉरी, इसमें उसने समय भी पूछा कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। अब देखो, कोई भी लूप हो आयताकार, ठीक, तो उसकी जो लंबाई है वो ही उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। भाई देखो, इस तरीके से जैसे कोई आयताकार लूप है हमारे पास, ठीक है, तो जो ये इसकी लंबाई होगी, अगर कोई यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई, अगर देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हो, ठीक, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लूप को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, जितनी इस आयताकार की क्या है, जितनी इस आयताकार की लंबाई है, जितनी इस आयताकार की क्या है, इस आयत की क्या है लंबाई हो, उतनी ही तो दूरी चलनी होगी। तो यानी कि दूरी तो हो जाएगी आयत की लंबाई, ठीक है, और दूरी हो जाएगी आयत की लंबाई, और वेग दे रखा उसने कितना यहाँ पर 0.01, ठीक। तो अगर हम पहले पॉइंट के लिए ही, अगर हम पहले पॉइंट के लिए ही समय निकाल लें, क्या निकाल लें, समय t1, तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है, चाल या फिर वेग भी बोल सकते हैं। और दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी आयत की क्या है लंबाई, और लंबाई कितनी है इसकी यहाँ पर 0.08, ठीक है। तो लंबाई होगी यहाँ पर 0.08 बटे इसकी चाल कितनी है 0.01, 0.01, ठीक है। पॉइंट से यहाँ पॉइंट हट जाएगा, और 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से इसको 1 से 8 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सेकेंड।
आई होप मैं इतना आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, अब देखो, अब बी पॉइंट पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो बी पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर देखो जो ई हो जाएगा यहाँ पर। अब उसने कहा कि लूप की छोटी भुजा के लंबवत गुजर रहा है, तो जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है ई बराबर वी बी एल साइन 90, है ना। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ई बराबर, वेग तो अब भी उतना ही है, ई वी बी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही है, और एल की जगह पर आ जाएगा L2, और साइन यहाँ पर भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या है अभिलंबत है। ठीक है, तो ई बराबर देखो अब हमारे पास ई बराबर हमारे पास आ जाएगा वी की वैल्यू है 0.01 गुना बी की वैल्यू दी है उसने 0.3। ठीक है, और L2 की वैल्यू दी है यहाँ पर 0.02। ठीक, और साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे, और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे। ठीक, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो 10 की पावर 5 हो जाएंगे। यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी माइनस की। ठीक, इतने वोल्ट। आप चाहो तो इसको मिली वोल्ट में बदल कर लिख सकते हो, यहाँ पर 1 जीरो लिख सकते हैं हम, और इन दोनों से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये पावर कितनी बच जाएंगी माइनस के, यहाँ पर 3 पावर बच जाएंगी, इतने वोल्ट आ जाएगा। और 10 की पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं मिली वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.06 मिली वोल्ट। ये हमारा आंसर हो। इसके लिए अगर हम समय निकालेंगे, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अगर समय T2 की वैल्यू। ठीक है, वहाँ पर T बनता है, यहाँ T2, ये भी क्या हो जाएगा दूरी बटे 4। तो अब दूरी कितनी है, अब दूरी है L2 यानी कि 0.02, और समय कितना है यहाँ पर, समय तो अब भी 0.01 ही है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। इससे होता क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। मतलब एक कोई छड़ है, देखो जैसे मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये क्या है, कोई एक छड़ है, ये इसका एक सिरा हो गया, इधर ये इसका दूसरा सिरा हो गया। तो इसका एक सिरा तो इधर फिक्स है, और ये इस सिरे के परितः इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, इस तरीके से ही घूम रही है। ठीक है, तो उसने कहा, अब देखो उसने कहा कि छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। मतलब इधर का जो ये है ये एक फिक्स धातु के वलय से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसने कहा कि अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई छड़ एक सिरा तो उसका क्या है एक जगह फिक्स है, और दूसरा सिरा उसका ठीक है वो क्या कर रहा है गतिमान है, यानी कि गति घूम रहा है। ठीक, घूर्णन कर रहा है। तो किसी भी कण को घूमने के लिए हमें कोणीय वेग की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर उसने कोणीय वेग की वैल्यू ही दे रखी है जिसको हम लिखते हैं ओमेगा से। उसकी वैल्यू दे रखी है उसने 400 रेडियन पर सेकेंड, 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर उसने धातु की लंबाई दे रखी है एल की वैल्यू 1 मीटर। एल की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर, और बी की वैल्यू दी है उसने यहाँ पर 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। ठीक है, तो वलय और अक्ष के बीच स्थापित वैद्युत वाहक बल ई की वैल्यू पूछ रहा हमसे। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला था ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, और इस फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन भी है जिससे ये फार्मूला निकल का था डेरिवेशन। ठीक, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 1/2 ओमेगा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो कितना दिया है 400 रेडियन पर सेकेंड गुना बी की वैल्यू 0.5 गुना एल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 गुणा 1 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 200 काटेंगे 200 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, और 1 0 से 1 0 काट देंगे
तो 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 20 पंजे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 100 वोल्ट। कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज तार है, सीधा तार है, सीधा तार 0.30 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो इसने 10 मीटर दिया हुआ है, तो भाई 10 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर इसने इसकी लंबाई दे दी कितनी 10 मीटर। सही है। अगर मैं आपको तार बना के दिखाऊँ तो ये तार जो उसने कहा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो ये क्या हो गया पूर्व और ये क्या हो गया पश्चिम। ठीक, तो उसने इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक दे रखा, एक्चुअल में ये वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र की है, बस क्षैतिज घटक के लिए हम एच से डिनोट कर देंगे, BH से। ठीक, तो 0.30 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो यहाँ पर चाल कितनी दी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये पॉइंट में उसने हमसे पूछा कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान पूछा हमसे, यानी E की वैल्यू पूछी है। तो हमको पता बच्चों अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला E बराबर VBL और साइन थीटा, EVBL साइन थीटा। लेकिन देखो अगर ये कैसा तार है लंबा और सीधा तार है, ठीक है, अगर ये कैसा तार है लंबा और सीधा तार है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो थीटा की वैल्यू हो वो 90 लेंगे, क्योंकि देखो इस जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके ठीक क्या होगा लंबवत दिशा में होगा। ठीक है, तो लंबवत दिशा में होगा तो थीटा की जगह पर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, थीटा की जगह पर हम 90 ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर थीटा की जगह कितना ले लेंगे 90 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। अब देखो V की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हमें कितनी 5 गुणा B की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.30 गुणा 10⁻⁴ और गुणा L की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर। L की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। ठीक है, अब देखो इस यहाँ से पॉइंट हटाते हैं अगर हम तो नीचे 0 बढ़ानी पड़ेंगी, 2 0 और 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 10 से 10 भी कट जाएगा, तो 5 तिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 तिया आ जाएगा 15 गुणा 10⁻⁴ और यहाँ पर हम अगर पॉइंट लगा दें 1.5 तो गुणा हो जाएगा 10⁻⁻³ और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अब अगर आप 10⁻⁻³ हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 मिली वोल्ट। ठीक, तो पहले पॉइंट का आंसर हो गया। सही है, अब दूसरे पॉइंट के आंसर पाते हैं। इसने कहा वैद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। तो देखो बच्चों अगर तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रखा है, ठीक है, तो तार तो एक किसकी भांति व्यवहार करता है, चुंबक, क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो अगर इसकी तार की दिशा किस पूर्व से पश्चिम की ओर हो तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा होगी ना, यहाँ पर उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। क्यों, क्योंकि हमने लेंज का नियम पढ़ा था कि जो तार में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उसी का विरोध करेगा जिसके कारण वो उत्पन्न होगा। तो इसी वजह से अगर इसकी दिशा इधर की साइड को होगी, पूर्व से पश्चिम की साइड को होगी तार की दिशा, तो यहाँ पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ लिख देंगे हम पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, और सी पॉइंट में इसने कहा हमसे तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर है। तो देखो जब ये तार एक चालक की भांति व्यवहार करेगा तो जो जिधर से इसकी दिशा स्टार्ट होगी, जो इसका पहला सिरा होगा, ठीक है, जो इसका क्या होगा पहला सिरा होगा, वहीं से क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की भांति व्यवहार करेगा यही। तो यहाँ पर सी पॉइंट में आ जाएगा कि इसके पूर्वी सिरे पर। ठीक है, कौन से सिरे पर
पूर्वी सिरे पर पूर्वी सिरे पर जो विभव होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। पूर्वी सिरे पर विभव उच्च होगा। ठीक, तो आई होप मैं पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। और अगर बच्चों आपको कहीं समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि जो कोई परिपथ है उसमें 0.1 सेकेंड में। अब देखो यहाँ पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का, तो एकदम से लिखे तो डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.1 सेकेंड। ठीक है, और जो धारा है वो 5 एम्पियर से 0 तक गिर रही है। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा आई निकालो यानी कि धारा में परिवर्तन, तो 5 पहले कितनी थी 5 एम्पियर, उसके बाद कितनी हो गई 0 एम्पियर। तो 0 से मतलब 5 से 0 गिर रही है, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद वाली में से पहली वाली को घटा कर। तो यानी यहाँ 0 में से किसको घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी -5 एम्पियर। क्लियर। अब उसने कहा यदि औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यहाँ पर ई की वैल्यू उसने दे रखी है इस बार कितनी, 200 वोल्ट। ठीक है, तो उसने कहा कि स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए, यानी एल की वैल्यू निकालिए, यही तो कहा। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि ई बराबर होता है एल और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 200। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 200 बराबर माइनस के एल, ठीक, गुणा डेल्टा आई का मान है -5, डेल्टा आई का मान -5 और बटे डेल्टा टी का मान है 0.1। पहली बात तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 50 कहाँ होगा, इधर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। ये 1 तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 गुणा 1 और बटे में आ जाएगा 50। ठीक, अब एक 0 से यहाँ एक 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे, 5 चौक कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 4, और स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, मात्रक हो जाएगा हेनरी, और यही हमारा आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो उसने कहा पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अनोन्य प्रेरकत्व कितना दिया हुआ है 1.5 हेनरी, यानी कि यहाँ पर हम एम की वैल्यू दी हुई है। अनोन्य प्रेरकत्व जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, और उसकी वैल्यू दी हुई है इसमें 1.5 हेनरी। ठीक है, 1.5 हेनरी। क्लियर। अब उसने कहा यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, तो देखो यहाँ पर फिर से सेकंड दे दिया, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है उसने 0.5 सेकंड। कितनी दी बच्चों 0.5 सेकंड। ठीक, में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो रही है। ओह देखो डेल्टा आई की वैल्यू दी है इसने कितनी 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो रही है, यानी पहले कितनी थी 0, बाद में कितनी हो गई 20। तो परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे, 20 माइनस क्या कर देंगे 0, 20 माइनस 0 तो बराबर, अब 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 ही बच जाएगा और एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने कहा दूसरी कुंडली में फ्लक्स कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमसे पूछी डेल्टा फाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था जो अनोन्य प्रेरकत्व हो उसकी डेफिनेशन कि जो एम आई होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था जो एम आई होता है वो बराबर होता है किसके, एन फाई के। ठीक है ना। अब अगर मैं दोनों डेल्टा टी के सापेक्ष क्या कर दूँ, अवकलन, मतलब दोनों डेल्टा टी ऑपरेट कर दूँ, तो यहाँ पर देखो एम तो कांस्टेंट है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने का, तो यहाँ पर डेल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास आई,
और बराबर एन भी कांस्टेंट है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा फाई। अब देखो यहाँ उसने फेरों की संख्या कुछ भी नहीं दी है, तो फेरों की संख्या हम एन बराबर ले लेंगे कितना 1, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर कितना एम डेल्टा आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर एम डेल्टा आई। ठीक, एम की वैल्यू दी है उसने 1.5 हेनरी और गुणा डेल्टा आई की वैल्यू हो 20। तो भाई पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो बटे में 1 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, और ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये हुए हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे और वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और अगर आपको कहीं वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बेहिचक होकर बता सकते हैं। ठीक है।